नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। जुस्तजू में इल्म की जो खो गया, मंजिलों का पा लिया उसने सुरा। ऐसी ही जुस्तजू और इल्म की रोशनी से है जिनकी मंजिल रोशन, जिनकी लगन और मेहनत ने दिलाया उनकी ज़िंदगी को एक अहम मकाम। जयपुर कथक घराने की शान पंडित राजेंद्र गंगानी है हमारे आज के मेहमान। कदमों की थाप और घुंघरुओं की छन छन, भाव भंगिमाओं का सुंदर संगम, जिनकी शरीर नहीं, चेहरे के हाव भाव से लेकर फुटवर्क ऐसा कि ताल की एक मात्रा की गणित दर्शकों को समझ में आ जाती है। हम बात कर रहे हैं जयपुर के प्रतिभाशाली कलाकार और कथक नृत्य के जाने पहचाने कलाकार राजेंद्र गंगानी की। राजेंद्र गंगानी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो नृत्य और संगीत की खिदमत कई 100 सालों से करता चला आ रहा है। बचपन से ही घर की आबो हवा में घुंघरुओं की खनक और कदमों की थाप सुनने को मिली और वो संगीत कानों में ऐसा घुला कि वो उसे अपनी जिंदगी मान बैठे। पंडित कुंदनलाल गंगानी कथक की दुनिया के आला फनकार रहे और एक दिन जब पिता ने अपने बेटे के अंदर नृत्य के प्रति लगाव देखा तो उन्हें नृत्य की बारीकियां और घराने के बोल और भावों को लेकर तालीम देनी शुरू की। बचपन से ही वो अपने पिता के साथ कई बार मंच साझा कर चुके हैं। अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने के लिए वो जुड़े कथक केंद्र से, जहां से उन्होंने अपने घराने का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। सरल तरीके से अपने नृत्य को आवाम तक पहुंचाने में महारत हासिल कर चुके राजेंद्र गंगानी के लमझन परन के बोल और उनकी अदायगी किसी भी कार्यक्रम में दर्शकों की पहली पसंद होती है। इसके अलावा उनके परफॉर्मेंसेस दर्शकों में अपनी एक अलग छाप छोड़ जाती हैं। देश विदेश में अपने फन का मुजाहिरा कर चुके राजेंद्र गंगानी आज की तारीख में काफी शिष्यों को संवारने का काम कर रही हैं। और अपनी विरासत को एक आला मकाम देने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम शख्सियत में पंडित जी आपका। कैसा लग रहा है आपको आज हम लोगों के बीच आकर? एक एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वाकई जब इस विद्या और इस विधा की तरफ जब कदम रख रहे थे तब ये पता नहीं था कि हम भी कोई शख्सियत बनेंगे। ब्यूटीफुल। आप माशाल्लाह से बहुत जाना पहचाना नाम है। अगर कथक की दुनिया की मैं बात करूं और जयपुर घराने की बात करूं, क्यों ना शुरुआत में लमझन बोल से ही आपकी बात की हम शुरुआत करते हैं, जो आप लोग सुनना बेहद पसंद करते हैं। और वाकई आजकल ये सब चीज़ें लुप्त हो रही हैं, गुम हो रही हैं, जो बहुत कम रह गई हैं सुनने में। धरन देकर दादा दादा करके दादा करके धरन देकर धरन देकर दादा दादा करके धरन देकर धरन देकर दादा दादा करके धरन देकर धरन देकर दादा धरन देकर दादा करके दादा करके धरन देकर धरन देकर दादा करके धरन देकर धरन देकर दादा दादा करके धरन देकर धरन देकर दादा धरन देकर दादा करके दादा करके धरन देकर धरन देकर दादा दादा करके धरन देकर धरन दादा दादा करके धरन देकर धरन दादा। अब एक जैसे कहते हैं ना, रॉ चल पड़ा है और इतना टाइम बिता के आया है और बिल्कुल बीच में सांस लेने की जगह नहीं छोड़ दी। सोच क्या रही इसके पीछे? इसके पीछे सोच ये रही कि लगातार इतने धाव और उस धाव को एक माला के जैसे पिरो लिया जाए और आप रटें
आपको ऐसी आदत पड़ जाए मेहनत करने की और रियाज करने की, तो वो, और कथक की एक स्पेशलिटी मानी जाती है पढ़ंत करना। तो जीभ से उच्चारण हो और धदंद कृतकदा धादा कृतकदा धादा कृतकदा धदंद कृतकदा धदंद कृतकदा दादा दादा कृतक, मतलब कंटिन्यूसली वो ऐसे लगेगा जैसे कोई कुछ मशीन ऑन हो गई है, ह्यूमन नहीं है ये। वाह। एक बात ज़रूर बताइए, जयपुर घराने से आपका ताल्लुक़ है, ख़ासियत इस घराने की आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे, और किन ख़ास लोगों का जिक्र आप करना चाहेंगे जिनकी सरपरस्ती इस घराने को हासिल रही? इस घराने की खासियत एक तो ये रही कि जयपुर जो नृत्य का घराना रहा, क्योंकि ये मंदिरों में होता रहा, और मंदिरों में भक्ति से बड़े ओतप्रोत हमारे पूर्वज रहे, और वो उन्होंने कहा कि हम चाहे किसी भी तरीके से राजनीतिक जो उथल पुथल होती रही हमारे हिंदुस्तान में, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको लेके कहीं और नहीं जाएंगे, इस परंपरा को यहाँ ही रखेंगे। और उन्होंने इसकी सेवा और उसके लिए तकलीफ़ें उठाते हुए, और राजस्थान का जो उस वक्त आज भी है कि राजस्थान सूखा माना जाता है, जिसमें बहुत कम बारिश होती है, तकलीफ़ें, मतलब एक माँ उस चीज़ को भी सोचें तो उसमें भी उन्होंने दृढ़ता के साथ काम किया। और हमारे जो पंडित नारायण प्रसाद जी, सुंदर प्रसाद जी, जयलाल दादाजी, मेरे गुरु, मेरे पिता स्वर्गीय कुंदन लाल गंगानी जी, इन्होंने इन्हीं से शिक्षा प्राप्त की थी। तो मोहनलाल दादाजी, तो इन लोगों की सरपरस्ती इतनी ज़बरदस्त रही कि उन्हें पैटर्निज्म मिला। और जो जयपुर दरबार राजा लोग थे, उन्होंने हमारे इन पूर्वजों को कहा था कि आप मंदिर में ही नृत्य करिए। अच्छा। और उनको इसी बात की सैलरी फिक्स थी। और वो सब यही करते रहते थे। अच्छा। आपकी शिक्षा की बात करें तो कब याद पड़ता है आपको कि आपकी शिक्षा बाकायदा शुरू हुई? और ख़ासतौर से आपके पिता का जिक्र मैं यहाँ ज़रूर करना चाहूँगी कि उनकी यादों को कुछ हमारे साथ आज शेयर करिए। हाँ, मेरा जन्म जोधपुर में हुआ, राजस्थान में, और तब हमारे पिता, मेरे गुरु, जोधपुर में घर पे भी सिखाते थे, और एक कुचामन हवेली में क्लासेस लेते थे। तो जब घर में सीख के आते थे तो मैं, जैसा मेरी माँ ने मुझे बताया, क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र थी कि मुझे तो याद नहीं था उस वक्त की बात, लेकिन वो कह रही थी कि जब घर में सीखने आते थे लोग, तो मैं करीब 3.5-4 साल का जब था, तो मैं जाके खड़ा हो जाता था, उनके बीच में मैं भी कुछ करने लग जाता था। तो गुरुजी हमारे कहते थे कि अरे एक बच्चे को लाड प्यार से, अच्छा तुम भी करो, देखो क्या कर रहे। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। और जब गुरुजी सिखा के क्लास खत्म करके बाहर चले जाते थे, तो मेरी माँ, वो मुझे किचन में खाना बनाते वक्त, देखो अभी तुम क्या कर रहे थे, जरा फिर करो। अच्छा। तो वैसे कंटिन्यू होता रहा। और एक जब मैं 5 साल का जब हुआ, तो उस वक्त एक जोधपुर के टाउन हॉल में कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने सब बच्चे जो सीख रहे थे उनको सबको नृत्य कराया था। मेरा पहला कदम उस वक्त रख दिया गया। अच्छा। और मुझे नचाया मंच पे। फिर आपका जो एक सिलसिला शुरू होता है वो कब शुरू होता है? जैसे हम कहते हैं ना, आपकी शिक्षा कंप्लीट हो गई। हाँ। फिर उसके बाद जब एक बड़े परफॉर्मेंस की बात आती है, वो कब होता है? वो मेरा शुरू हुआ था करीब 90s के आसपास। हाँ। क्योंकि तब तक एक स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने अपनी स्टूडेंटशिप भी पूरी की थी, लेकिन एक इस तरीके से हुआ कि अचानक 84 में जब मैं अपना कंप्लीट कर रहा था, अपनी शिक्षा पूरी करी, मैंने एज ए कथक केंद्र में मैं स्टूडेंट भी रहा, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की कंप्लीट, वो इधर कंप्लीट की, और 1 साल मुझे अभी सिखाते हुए और केंद्र में सिखाना शुरू कर दिया था। तो ठीक 1 साल के उपरांत अचानक गुरुजी का देहांत हो गया हमारे। तो वो टाइम बड़ा क्रूशल हो गया था मेरे लिए कि मैं क्या करूं, घर भी संभालना और घराने को भी संभालना, और अर्निंग भी प्रॉब्लम हो गई थी, और मेरे पास मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ अब। क्योंकि एक तरीके से वो वक्त ऐसा आया कि सर से पिता का साया और गुरु का साया दोनों साथ हटा, एक साथ। हाँ। तो बड़ा मुश्किल समय आ गया। तो उसको 5-6 साल मुझे बहुत खर्च करने पड़े कि घर भी संभालना है और अपने आप को मुझे कुछ करना भी है। याद करना चाहेंगे संघर्ष के उन दिनों को? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक कलाकार और एक घराना और परिवार, इनको कैसे जोड़ सकते हैं आप? क्योंकि 2 साए जाते हैं। तो समझ नहीं आता था कि क्या करूं,
कैसे करूं। लेकिन एक चीज़ है कि उनका आशीर्वाद और साया था कि मैंने अपना रियाज बंद नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे संघर्ष तो करना है और मुझे पहुंचना है कहीं, तो इस चीज़ को लेना भी है, इसकी शुद्धता को भी रखना है। ऐसा नहीं कि मैं कोई समझौता करूं। पिता चूँकि आपके बहुत माने हुए डांसर रहे, नर्तक रहे, ऐसे में जब आप नृत्य की दुनिया में कदम रखते हैं और एक प्रोफेशनल के तौर पर आप दिखते हैं और जो सामने पब्लिक बैठी होती है उसकी अपेक्षाएं और कस जाता है फिर बहुत मामला। बढ़ जाती है कि ये तो उनका बेटा है। और बड़ी मुश्किल हो जाती है कि जब आप किसी गुरु या नर्तक के सुपुत्र हैं तो लोग ये कहते हैं अगर बहुत अच्छा किया तो अरे उनका बेटा है उसको तो करना ही है और अगर थोड़ा सा 19 हो गया तो कहते हैं देखा उनका बेटा हो के ये तो मतलब दोनों तरफ उसके लिए एक आर्टिस्ट के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। इधर खाई इधर कुआं तो संभालना भी पड़ता है। नेचुरली है कि जो गुरु या जो आपके पिता हैं वो तो कभी भी उनकी बराबरी तो हो भी नहीं सकती है, किसी भी तरीके से सोचा जाए नहीं हो सकती। लेकिन आपको उस नाम को बचाना है कि आपका नाम किससे जुड़ा, आप किसके नाम से जाने जाते हैं, वो बरकरार रखना बहुत मुश्किल चीज़ होता है। अच्छा, जब आप इस दरमियान में आपको किन गुणीजनों का सहयोग मिला, साथ मिला पिता के बाद, उन्हें याद करना चाहेंगे आज? मैं ज़रूर याद करना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत सच बात बताऊँ कि पिताजी तो रहे मगर मेरे पिताजी ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा के साथ साथ रास्ते दिखाए। तो उन्होंने कहा कि देखो आपको कुछ बनना है तो आंखें खोल के जियो, ये मत सोचो कि मैं ही मैं हूँ। वो हमें हर कार्यक्रम दिखाने ले जाते थे, जैसे पंडित बिरजू महाराज जी का नृत्य दिखाने ले जाते थे तो बोलते थे देखो इनको, देखो कैसे कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे इनका है। मेरी बुआ भी कुछ समय पहले डेथ हुई, सितारा जी, मैं उनको बुआ बुलाता था, सितारा देवी, रोशन कुमारी जी। जैसे कहते हैं ना एक गुलदस्ता होता है हर फूल का है, उसकी खुशबू रंग वो सब देखने महसूस करने को मिले और वे पिताजी की वजह से हुआ है। राजेंद्र जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, आपको बेपनाह चाहते भी हैं, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें फिर अपनी राय से हमें नवाजें। आइए देखते हैं। राजेंद्र गंगानी, मैं तो राजू या राजेंद्र कहता हूँ क्योंकि छोटे हैं, और उनके पिताश्री कुंदन लाल जी, उनको ही मैंने जिस वक्त केंद्र में ज़रूरत हुई तो मैंने कहा कि कुंदन लाल जी एक अच्छे जानकार गुरु हैं, उनको बुलाया जाए। उनको बुलाया गया और उन्होंने बहुत प्रेम से मेरे साथ ही साथ काम करते थे और कभी भी हम लोगों के अंदर भेदभाव का मामला ही नहीं रहा कभी कि भाई कौन से घराने के क्या, कभी ऐसा रहा नहीं। हम लोग कथक जानते थे और कथक के नाम से हम दोनों ही काम करते थे। उनके ये पुत्र हुए और जब वो नहीं रहे तो ये सवाल उठा कि अब क्या किया जाए। तो मेरा ही सजेशन था उस वक़्त कि राजू को बुलाओ, राजेंद्र गंगानी को, और वो समझदारी से काम करेंगे। स्वयं का अपना नृत्य जो है उनका बड़ा सुथरा है, सुंदर है और कोशिश कर रहे हैं वो भी अच्छे बच्चों को बनाएं और उनके लिए भी मैं अपना आशीर्वाद, शुभकामना देता हूँ। नमस्कार गुरुजी, श्री राजेंद्र गंगानी जी के साथ कब और कैसे मुलाकात हुई थी ये तो अभी इतना याद नहीं है क्योंकि बहुत ही पुरानी बात है, बहुत साल हो गए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। खाली डांस ही नहीं, वो सचमुच एक गुरु हैं जो कि एक ज़िंदगी की भी मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी जयपुर घराने की वर्तमान और भविष्य दोनों ही हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उनके ऊपर और साथ में वो एक गुरु की हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं। गुरुजी, आपको याद होगा हम लोग एक बार यूरोप गए थे, आपका साथ जाने का सौभाग्य मिला था और काफ़ी हेक्टिक टूर थी और उसके अलावा भी बहुत सारे टूर्स मैंने आपके साथ करी और आप में मैंने एक खासियत देखी, आप स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि बिल्कुल लास्ट मिनट में भी चेंजेस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं चाहूँगी कि वो ज़िंदगी में बहुत ही और भी ज़्यादा तरक्की करे और उनके साथ साथ आगे का जनरेशन भी उनकी छत्र छाया में कथक डांस को और जयपुर घराने के कथक को आगे बढ़ाए।
क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? शर्मिष्ठा आई मेरे पास और इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी इसकी सोच और इसकी समझ है कि कभी महसूस नहीं होने दिया मुझे कि वो किस बड़े ओहदे से अपना संबंध रखती है। वो डांस के प्रति उसकी आस्था और प्यार, वही मुझे हमेशा देखने को मिला। वही इज़्ज़त हमें हमेशा दी और बहुत सोच समझ के हर चीज़ को वो करती भी है, बोलती भी है। ये बाकी स्टूडेंटों के साथ एज इट इज़ ऐसे रह रही जैसे वो स्टूडेंट रह रहे। क्या बात है। और पंडित जी? महाराज जी के सामने ये कह सकते हैं कि हमने होश संभाला, क्योंकि जब मेरे जीवन में बड़ा एक रिश्ता बिरजू महाराज जी के साथ ऐसा रहा कि मैं स्टूडेंटशिप जब कर रहा था तब मेरे गुरु भी वहीं और महाराज जी भी वहीं कथक केंद्र में रहा। मैंने जब काम करना शुरू किया तो भी वो वहाँ क्लास लेते थे दूसरे कमरे की तरफ, एक तरफ छोटा कमरा हम लोगों को भी होता था, वो हॉल से भी आना जाना कैसे है क्या है। और हमेशा महाराज जी ने हमेशा ये दिखाया कि हम एक कथक और एक परिवार हैं, ना कि दो घराने। बिल्कुल बिल्कुल। श्रृंगार और भक्ति का सुंदर तालमेल दिखता है नृत्य में। अगर हम नृत्य की भाषा की बात करें, उसे कैसे डिफाइन करना चाहेंगे आप? ऐसे करता हूँ, जैसे मेरे दादाजी नारायण प्रसाद जी जो थे, हमारे दादा गुरु भी रहे, तो उन्होंने दोनों चीज़ों का बहुत सुंदर समावेश किया। कृष्ण सखा मिल, अब ये श्रृंगार है, ठीक है, तो कह रहे हैं कृष्ण सखा मिल गए ग्वालिन घर, हिरत फिरत तब जेक लियो, जब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो और खाए लियो, दध की मटकी चटकी पटकी और दूध को पी बिखेर दियो, पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए, दधि खाए गए, देख नारायण ताल बजायक नाचन लागे, किट थे तथे तथे तकिट थे तथे तथे तकिट तथे तथा। वाह। तो अब भक्ति भी वो कि देख नारायण, उसको उनको देखा, नारायण अपना नाम है, कि वो नाचने लगे कि क्या सुंदर लीला की है कृष्ण भगवान ने बाल स्वरूप। राजेंद्र जी, मैं गत निकास और गत भाव के बारे में, दोनों के बारे में मैं समझना चाहूंगी और मेरी ऑडियंस भी। गत निकास जो है उसका मतलब है कि एक गति जो है चलते हुए है ना, इसमें वो गति नहीं है कि मतलब बहुत तेज आप कुछ फुटवर्क कर रहे हैं। गत निकास का मतलब है कि एक अच्छी सी गति जो थोड़ा कैरवे का तत आते और उसमें आप कोई एक अंग लेके और पलटा लेके यानी घूम के आके एक अंग बनाते हैं, तो वो ये गत निकास है। चाहे बांसुरी भी करते हैं तो काउंटिंग इसकी गत भाव में नहीं होगी, गत निकास में ही होगी। घूंघट ले लीजिए, बांसुरी ले लीजिए, और एक सुंदर श्रृंगारिक नृत्य का एक अंग है ये। गत भाव वो अंग है जिसमें आप किसी कहानी को बिना शब्दों के दिखा रहे होते हैं। अच्छा। और वो ज़्यादातर ऐसी कहानी होती है जैसे गोवर्धन लीला अगर हमें दिखानी है कि कृष्ण जी ने गोवर्धन नख पे उठा लिया, तो इसमें शब्द ना हो, आप सिर्फ भाव से और चाल से, और कृष्ण आ रहे हैं, इंद्र का गुस्सा हो रहा है, बादल बरस रहा है, तो ये सब चीज़ें आप चलते बिना किसी शब्द के लय और तत्कार और तिहाई जैसे चल रही हो वैसे ये चलती है। अच्छा अच्छा। तो इसको गत भाव कहते हैं। कोरियोग्राफी कब से आपने फिर शुरू की, मतलब एज ए कोरियोग्राफर आपका जो प्रोफेशनल हम देखते हैं ना करियर, कब शुरू होता है? मैंने कोरियोग्राफी शुरू की थी 94 से, 93 94 के बाद मैंने शुरू की कोरियोग्राफी। कुछ झलक, कुछ अलग अलग, लेकिन कथक बेस थी। अभी पिछले 4-5 वर्षों के दौरान 97 से मैंने बड़ी कोरियोग्राफी को मुझे करने का मौका मिला। अच्छा। एक कोरियोग्राफी मैंने की जो कजाकिस्तान में प्रस्तुत की गई थी, और वो संगीत नाटक अकादमी, क्योंकि मैं कथक केंद्र में काम करता हूँ, तो उस वक्त तो उन्हीं लोगों ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि इसमें कथक तो है और फॉर्म्स को भी लेना है। अच्छा। तो मणिपुरी, भरतनाट्यम, और मणिपुर से वो पूरा ग्रुप आया था, जवाहरलाल नेहरू, और भरतनाट्यम सरोजा जी के यहाँ से लोग लिए, किरण सहगल जी के यहाँ से ओडिसी के लिए, इन सबको लेके हमने बहुत ग्रेट शो किया। और मुझे गुरु की कृपा से उसका म्यूज़िक भी कंपोज करने का, इवन इतना बड़ा कोई गायकी से मेरा संबंध नहीं रहा, लेकिन वो अवसर मिला। फिर अब ICCR से फिर इथोपिया में इंडिया सबमिट 2 में भी मैंने ऐसी तरीके से किया। अभी लास्ट ईयर क्यूबा और पेरू
गए थे, तो उसमें एक नृत्य रूपा मैंने कोरियोग्राफी की, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, इन सब के डांसर्स के लेके जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब अंसारी जी विजिट पे गए थे, उनके साथ ये गया। और इतना पसंद किया जा रहा है कि आज तक इंडिया में उसके और विदेशों में अभी भी शो चल रहे हैं नृत्य रूपा। अरे वाह, नृत्य रूपा। बाहर जैसे आप काफ़ी जाते हैं और ट्रूप्स की जैसे आपने जिक्र किया, बाहर के देशों में किस तरह का रुझान आपको दिखता है हमारे कल्चर को लेकर? एक तो सबसे बड़ा रुझान ये दिखता है कि वो जो विदेशी जो दर्शक हैं, वो दर्शक आप क्या कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करता है। हाँ। ये नहीं कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको समझ, अगर मान लीजिए, क्योंकि सही बात है कि उनको नहीं कह सकते कि वो सब कथक के जानकार ही लोग आ रहे हैं। वो एक कला को जानने वाले लोग हैं और उसको कलात्मक स्वरूप और उस दृष्टि से देखते हैं। ये सबसे अच्छा उन लोगों में ये मैंने इतने वर्षों में पाया। और अपने ही देश की बात करें तो अपने देश में कहते हैं कि वो दिल को छूने वाली वाह मिलती है। गुरुजी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, और मेरे ख्याल से उनमें से एक शख्सियत ऐसी भी है जिनका आपकी ज़िंदगी में बेहद अहम रोल रहा है। मैं चाहूँगी आइए देखते हैं और फिर आप बताइए आप क्या सोचते हैं। आइए देखते। पति के तौर पे तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने वैसे तो पतिपना कभी जताया ही नहीं। तो जैसे मैं सोचती हूँ कभी पति गुस्सा करता है या लड़ता है या झगड़ता है, नहीं, उनका गुस्सा सिर्फ इतना है कि वो चुप हो जाते हैं और उनकी आंखें जो होती हैं वो कभी मुझसे मिलाते नहीं हैं। तो नेचर मेरा भी ऐसा है कि जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं चुप हो जाती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि वो पहले बोलें। तो वो किसी ना किसी तरह कोई ऐसी मजाक कर बैठते हैं जिससे मुझे हंसी आ जाती है। इच्छा तो मेरी भी ये है कि अभी अभी आपने मुझे पूछा कि एज ए पति वो कैसे हैं, तो मेरी इच्छा तो ये कि आप उनसे ये पूछें कि मैं उनके लिए पत्नी कैसी हूँ। मेरी तो बस एक ही एक इच्छा है कि फलक तक उनका ही नाम हो, जहाँ देखूँ उनका नाम हो, और हमेशा सामने सीट पे बैठ के जोर जोर से तालियां बजाऊं। क्या कहना चाहेंगे मतलब अगर देखा जाए तो पत्नी ने तो आपके लिए बड़ी बेशुमार दुआएं भी कर ली। जी। पारिवारिक जिंदगी के लिए आप समय निकाल पाते हैं, और कुछ इनके बारे में भी बताइए, कैसे कहाँ मुलाकात हुई? हम लोगों के यहाँ परंपरा है कि हम लोगों के यहाँ शादियाँ जो होती है वो कलाकारों में ही रिश्तेदारियाँ हैं। हाँ। वो होती है। तो इनके जो पिताश्री रहे हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र रहे। उनका नाम पंडित के महावीर जी, और बहुत अच्छे गायक रहे। बहुत बॉम्बे में बहुत लोगों के साथ उनका एक संबंध रहा। और क्योंकि तो इनका योगदान ये है कि समझती हैं कि कलाकार क्या होता है, क्योंकि घर में देखा। हाँ। तो वो जैसे जब घर में कोई चीज़ आप देख रहे होते हैं तो उन्हें पता है कि कलाकार की ज़िंदगी का कुछ यही तरीका होता है। एडजस्टमेंट में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई। हाँ, तो मुश्किल नहीं आई। अगर नृत्य की बात करें और उसमें आज के दौर में जो चिंताएं हैं, ख़ास तौर से जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, जी। किस तरह की चिंताएं आपको, आप एक कलाकार की हैसियत से आपको लगता है कि इन पर ध्यान दिया जाना बेहद ज़रूरी है? आज के संदर्भ में मैं एक बहुत बड़ी चिंतन आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और बड़ा प्यारा प्रश्न है ये, कि आज के दौर पे जब मैं सिखा रहा हूँ, और बड़े मतलब गुरु लोग सभी हैं, सभी सिखा रहे हैं, हर कथक से ना करें, हम क्लासिकल पूरा म्यूज़िक और डांस ले लें पूरा, तो यंग टैलेंट इतने अच्छे आ रहे हैं और उनको इतना अच्छा शिक्षा प्राप्त भी कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास सुविधा बढ़ गई है, फैसिलिटीज़ हैं। आज हमारे वक्त इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो मैं एक तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ कि मीडिया जो है वो क्यों नहीं क्लासिकल प्रोग्राम के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना पसंद करता। मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं, और यंगर्स के लिए क्यों ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं बन रहे। शख्सियत उसी कड़ी में एक कोशिश है हम लोगों, बहुत बड़ी कोशिश है। और मुझे इतनी बड़ी खुशी ये है कि शायद मैं यहाँ आके अपनी शख्सियत नहीं, लेकिन मैं कईयों की शख्सियत का एक आगाज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल। आपको लगता है इस तरह के कार्यक्रम और मंचों से होने चाहिए? बहुत होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए कि आज छोटे छोटे बच्चों को लेके भी बॉलीवुड पिक्चर बना सकता है, लिटिल चैम्प हो सकता है, तो हमारा क्लासिकल का कैंप क्यों नहीं हो सकता कहीं?
चलते चलते आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत जरूर सुनना चाहूंगी। मैंने सुना आप गुनगुनाते भी हैं। हाँ, जनक जनक पायल बाजे, मैं चाहता हूँ कि वो जाए। जनक जनक पायल बाजे, जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, जनक पायल बाजे। नील गगन भी सुन कर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार। कोई धरती जाग उठी है, कोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार। राग रंग भी साजे, झनक झनक पायल बाजे। राजेंद्र जी, आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में बहुत मुश्किल है कि ऐसे लोगों को देख पाएँ जो आप लोगों के इस कार्यक्रम के थ्रू देख पाती है, जनता देख पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।